विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये है बॉम्बे मेरी जान, अध्याय 12, पवित्र प्याले का रहस्य। परिचय के बाद कुछ देर तक काफी लंबा मौन छाया रहा। प्रोफेसर पारेख दो नौजवानों की ओर देखते खड़े थे। उनकी आंखों में थोड़ा संदेहात्मक भाव था और प्रतीक भाई ने पहली बार उन्हें ध्यान से देखा। वे एक छोटे कद के सजीले से बूढ़े सज्जन थे, जिनमें वही आनंदमय नियंत्रण का भाव था जो उनकी बेटी में भी स्पष्ट झलकता था। उनका चेहरा तेज और चतुर था, लेकिन चुभने वाला नहीं, और उनमें एक ऐसी मित्रता थी जो तुरंत प्रभावित करती थी। वही पहले बोले और उनकी आवाज शांत मधुर थी, जिसमें एक स्पष्ट गुजराती लहजा था जो इस अजीब स्थिति की ओर उनके अपने दृष्टिकोण को रेखांकित करता था। उन्होंने मिस्टर महेश चंद्र की ओर मुस्कुराकर देखा। यह तो बड़ी कठिन समस्या है, उन्होंने कहा। किस्मत ने मुझे पकड़ लिया। मैं मिस्टर पटेल के लोगों से बात करने की स्थिति में नहीं हूं और मुझे उनसे खेद प्रकट करना भी चाहिए। फिर वे हंस पड़े और तुरंत ही माहौल का तनाव कुछ हल्का हो गया। प्रतीक भाई कुछ कहने ही वाला था कि भैरवनाथ मुखर्जी ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे रोक दिया और प्रोफेसर पारेख ने अपनी बात जारी रखी। मैं वही हूं जिसे मेरी बेटी किबिट्जर कहती है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना मांगे सलाह देता है या दूसरों के काम में बेवजह दखल देता है, उसे किबिट्जर कहा जाता है। उन्होंने कहा, दरअसल कुछ दिन पहले मैंने आपके बगीचे में घुसपैठ भी की थी मिस्टर पटेल। मुझे नहीं लगा था कि किसी ने मुझे देखा होगा, लेकिन अगर देख लिया गया हो तो शायद मुझे सफाई देनी चाहिए। प्रतीक भाई खुद को रोक नहीं पाया। हमें आपको देखना पड़ा प्रोफेसर, उसने कहा। आप चैपल की ओर देख रहे थे? बूढ़े सज्जन ने मुंह बनाया। हां, मैं देख रहा था, उन्होंने कहा। मैं अपनी नई किताब द इफेक्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑन ईस्ट एंग्लियन इक्लेसियास्टिकल डेकोरेशन के बीच में था और मैं यह कहने में हिचक नहीं करता कि मुझे उम्मीद थी, खैर आप लोगों से कुछ सहायता मिल जाएगी, लेकिन न जाने कैसे आपके पिताजी से कुछ अनबन हो गई और मैं आपकी चैपल के अंदर जाने से उतना ही दूर रह गया जितना अगर मैं वेस्टपोर्ट न्यू जर्सी में ही रहता। उन्होंने थोड़ा रुका और चमकती हंसती आंखों से उनकी ओर देखा। मैंने जितना हो सका उतना सहा, उन्होंने आगे कहा। और फिर उस रात जब मुझे आपकी परेशानी के बारे में पता नहीं था, मैंने सोचा कि एक नजर देख ही लूं, चाहे माली का लड़का मुझे दौड़ाकर भगाए। प्रतीक भाई शर्मिंदा हो गया। मैं घर पर नहीं था, उसने कहा, और मुझे डर है कि मेरी बेचारी बुआ ने परिस्थिति को कुछ अधिक कठिन बना दिया। मैं किसी भी समय आपको वहां ले जाने को तैयार हूं। दरअसल, उसने पारदर्शी रूप से जोड़ा, मैं आपकी बेटी के साथ शहर के रास्ते में था। अब तक शांत रहे मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने प्रोफेसर को अपनी हंसी छिपाते चश्मों के पीछे से देखा। प्रोफेसर पारेख, उन्होंने कहा, आप ही सुपरस्टिशन बिफोर कॉटन माथर के लेखक हैं, है ना? प्रोफेसर पारेख सचमुच लजाते हुए बोले, बिल्कुल मिस्टर राधास्वामी, उन्होंने नाम पर विशेष जोर देते हुए कहा। मैंने सोचा नहीं था कि इस ओर किसी ने उस किताब की परवाह की होगी। प्रतीक भाई को यह आभास हुआ कि दोनों के बीच कोई ऐसी चंचल टकराहट चल रही थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी का अंदाज अब लगभग श्रद्धास्पद हो गया। मुझे आपसे माफी मांगनी है सर, उन्होंने कहा। मैं कहने में संकोच नहीं करता कि हमें लगा आप किसी और ही प्रकार के व्यक्ति हैं। सच तो यह है, उन्होंने स्पष्टता से कहा, हमें लगा आप उस चैलिस के पीछे पड़े हैं। मिस्टर महेश चंद्र यह सुनकर सन्न रह गए और विरोध में कुछ बुदबुदाए। प्रोफेसर ने एक मुस्कान से उन्हें शांत किया। किसी हद तक मैं था, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने प्रतीक भाई की ओर मुड़कर अपनी बात स्पष्ट की। बिल्कुल मिस्टर पटेल, मैं आपके महान खजाने के इतिहास से भली भांति परिचित हूं। मेरे विचार में यह दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। स्वाभाविक रूप से मैं इसकी एक झलक पाने को उत्सुक था। मैंने सुना था कि सप्ताह में एक दिन इसे जनता के लिए प्रदर्शित किया जाता है और मैं उसी दिन इसका लाभ उठाने वाला था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वह प्याला अंधेरे में सलाखों के पीछे था और आपकी बुआ और मिसेज पारिक के बीच थोड़ा सा विवाद भी हो गया था।
जब तक मैं आशा कर रहा था कि यह झगड़ा शांत हो जाएगा, आपकी बुआ की मृत्यु हो गई और ऐसे में मेरा वहां जाना उचित नहीं था। प्रतीक भाई, जो अब तक प्रोफेसर की मनमोहक व्यक्तित्व के प्रभाव में पूरी तरह आ चुका था, कुछ क्षमायाचनात्मक और अस्पष्ट शब्दों में दमयंती बेन शाह की किसी भयंकर अशिष्टता के लिए क्षमा मांगने ही वाला था कि मिस्टर महेश चंद्र की सौम्य और शालीन आवाज ने उसे रोक दिया। मुझे लगता है उन्होंने प्रस्ताव रखा कि यदि आप प्रोफेसर पारेख को उस मेज पर रखे चैलिस की जांच करने दें तो वे हम सबके लिए कुछ रोचक मत प्रस्तुत कर सकते हैं। बिल्कुल, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने मेज के पास से हटते हुए प्याले को उजागर किया। प्रोफेसर पूरे उत्साह के साथ उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे उठाया, पलटा और अंगूठे से धातु की जांच की। मैं आपका चश्मा उधार लूंगा महेश चंद्र, उन्होंने कहा। यह एक अद्भुत वस्तु है। वे सब उन्हें देख रहे थे, मंत्रमुग्ध होकर। उनकी छोटी सक्षम उंगलियां सजावटी सतह पर स्नेह से घूम रही थीं। वे बिल्कुल वैसी ही हरकतों के साथ उसे परख रहे थे जैसे मिस्टर महेश चंद्र ने की थीं। अंततः उन्होंने प्याले को नीचे रख दिया। आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? उन्होंने पूछा। यह है क्या? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने तुरंत पूछ लिया, इससे पहले कि प्रतीक भाई कुछ कह पाता। प्रोफेसर ने विचार किया। यह एक चर्च का चैलिस है, उन्होंने कहा। डिजाइन पुनर्जागरण काल का है, लेकिन कारीगरी कहीं बाद की है। मेरा मानना है यह करीब 150 साल पुराना है। प्रतीक भाई ने चुपचाप भैरवनाथ मुखर्जी की ओर देखा और मिस्टर महेश चंद्र ने खजाना अपने हाथ में लिया। मैंने भी यही सोचा था, उन्होंने कहा। अगर आप इजाजत दें मिस्टर पटेल, तो मैं इसे साबित कर सकता हूं। पहले कहने में हिचक रहा था कि कहीं गलती न हो। उन्होंने दराज से एक पतली सी ब्लेड वाला चाकू निकाला और कुछ मिनटों तक लेंस से प्याले की जड़ के चारों ओर जड़े रत्नों का अवलोकन करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे उनमें से एक के नीचे से कुछ कुरेदना शुरू किया। अचानक उनके मुंह से संतोष की एक आवाज निकली और उन्होंने औजार नीचे रखकर उस रत्न और उसके जड़े हुए हिस्से को सावधानीपूर्वक खोलकर मेज पर रख दिया। जब बाकी सब उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए तो उन्होंने उस छोटी सी चिकनी सतह की ओर इशारा किया जो अब उजागर हो चुकी थी। वहां बहुत ही मुश्किल से पढ़ी जा सकने वाली एक साधारण सी खुदाई थी, धातु पर उकेरी गई। मैं फटिक चंद्र 1772, मेरे परदादा मिस्टर महेश चंद्र ने सरलता से कहा। इस फर्म के संस्थापक, वे हर उस वस्तु पर हस्ताक्षर किया करते थे जिसे उन्होंने बनाया हो, भले ही कभी कभी उन्हें ऐसा जगहों पर करना पड़ता था जहां साधारण देखने वाला उसे न देख सके। लेकिन प्रतीक भाई ने अब और चुप न रह सकने के अंदाज में कहा, क्या आप समझते नहीं कि इसका मतलब क्या है? यह वही चीज है जिसे पिछले, खैर, मेरी और मेरे पिता की जिंदगी भर पटेल चैलिस माना जाता रहा है। एक पल के लिए प्रोफेसर भी प्रतीक भाई की तरह स्तब्ध से लगे। फिर उनके चेहरे पर समझ की एक चमक आई। वे मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की ओर बढ़े। मिस्टर राधास्वामी, उन्होंने धीरे से कहा, मैं आपसे और मिस्टर पटेल से कुछ निजी तौर पर बात करना चाहूंगा। क्या हम कहीं अलग जाकर बात कर सकते हैं? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने अपने भारी चश्मे के पीछे से उन्हें सावधानी से देखा। मैं भी यही सोच रहा था, उन्होंने कहा। इस बीच प्रतीक भाई अब भी स्तब्ध और उलझन में उस महेश चंद्र पूर्वज की कारीगरी को ऐसे घूर रहा था जैसे उसने उसे पहले कभी देखा ही न हो। प्रोफेसर पारेख ने स्थिति को अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने उस बूढ़े सनातनी हिंदू से विदा ली जिससे उनके मधुर संबंध प्रतीत होते थे। चैलिस को फिर से सूटकेस में पैक किया गया और 10 मिनट बाद तीनों एक 2 सीटर कार में ठूंसकर सिटी से वेस्ट एंड की ओर बढ़ रहे थे। प्रतीक भाई को एक क्षण के लिए यह विचार आया कि प्रोफेसर पारेख को इतनी जल्दी स्वीकार कर लेना कुछ अधिक ही अचानक था, लेकिन प्रोफेसर इतने स्पष्टतः सज्जन व्यक्ति लगे और उनका स्वभाव इतना मित्रवत था कि प्रतीक भाई खुद उन्हें पहली ही मुलाकात में पूरी तरह भरोसेमंद मानने को तैयार हो गया। फिर भी मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी उसे कभी किसी पर जल्दी भरोसा करने वाले व्यक्ति नहीं लगे थे और वह थोड़ा चकित था। धर्मतला एस्प्लैनेड पहुंचने से पहले ही
भैरवनाथ मुखर्जी ने अपने आप को एक मनोहारी सरलता के साथ फिर से प्रस्तुत किया, और जब तक वे उस फ्लैट की सीढ़ियां चढ़े तब तक वे आपस में पुराने परिचितों की तरह बात कर रहे थे। प्रतीक भाई, जो इस बात से काफी चकित था कि भैरवनाथ मुखर्जी इतनी खुली तरह से उस जगह की ओर बढ़ रहे थे, अब जब उसने आगंतुक के लिए कुर्सी लगाई तो उनकी ओर देखता हुआ बोला, जब मैं पिछली बार यहां आया था, उसने कहा, आपने तो कहा था कि मैं बाहर कदम रखते ही गोली खा सकता हूं। अब कोई खतरा क्यों नहीं है? अब मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा, उनकी तरफ से जो नुकसान होना था वह हो चुका है। अब तक हर उस व्यक्ति के लिए जो इस मामले में दिलचस्पी रखता है, यह साफ हो चुका होगा कि तुम और मैं साथ काम कर रहे हैं। तुम्हें गोली मारना अब सिर्फ व्यर्थ की बर्बादी होगी, जैसे कि खुशखबरी एक्स से घेंट पहुंचा दी गई है। तुम्हारे पिताजी को खतरे का पता चल चुका है, कोलकाता पुलिस को भी, और देश का हर जासूस अब इस मामले पर लगा हो सकता है। जॉर्ज के आदमी बाहर निगरानी कर रहे हो सकते हैं, लेकिन मुझे संदेह है। प्रोफेसर पारेख, जो यह बातचीत ध्यान से सुन रहे थे, जिनकी गोल भूरी आंखें रुचि से चमक रही थीं और जिन्होंने अपने हाथ पेट पर बांध रखे थे, अब शांति से बोले, मैं चाहकर भी यह नहीं रोक पाया कि मुझे यह समझ आ गया है कि समस्या क्या है, उन्होंने कहा। प्रतीक भाई ने कंधे उचकाए। मिस्टर महेश चंद्र की खोजों के बाद उसने धीरे धीरे कहा, यह समस्या हास्यास्पद बन गई है। सच कहूं तो पूरा मामला एक दुखद विफलता है, उसने कड़वाहट से जोड़ा। प्रोफेसर और भैरवनाथ मुखर्जी ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन बोले बुजुर्ग ही। मुझे नहीं लगता तुम्हें अपना समय यह सोचने में लगाना चाहिए बेटे, उन्होंने कहा। देखो, उन्होंने भैरवनाथ मुखर्जी की ओर मुड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी मिस्टर पटेल के सामने सब कुछ कबूल कर लेना चाहिए और फिर शायद हम आगे बढ़ सकें। प्रतीक भाई ने तेजी से भैरवनाथ मुखर्जी की ओर देखा, जो विनम्रता से आगे आए। स्थिति नाजुक है, उन्होंने धीरे से कहा। हालांकि शायद आप सही कह रहे हैं और अब वक्त है चीजों को साफ करने का। सच ये है प्रतीक भाई, मुझे प्याले को पहली बार तस्वीर में देखने के बाद ही उस पर शक हो गया था। इसलिए तुम्हें खोजने से पहले मैंने अपने पुराने मित्र प्रोफेसर पारेख से मुलाकात की, जो इस विषय में जीवित सबसे बड़े स्पेशलिस्ट हैं, और मैंने पाया कि वे तुम्हारे पुश्तैनी घर के बगल में ही रह रहे थे। यह जितना संयोग प्रतीत होता है उतना है नहीं। प्रोफेसर ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने तुम्हारे घर के पास की जगह क्यों किराए पर ली। तस्वीरों से वे पूरी तरह निश्चित नहीं हो पाए थे, हालांकि उनके संदेह काफी गहरे थे। उन्होंने रुककर प्रोफेसर की ओर देखा, जिन्होंने सिर हिलाया। भैरवनाथ मुखर्जी ने आगे कहा, चूंकि तुम्हारी आंटी और उनके पड़ोसियों के बीच कुछ खटपट थी, इसलिए मैं प्रोफेसर को सीधे परिवार में नहीं ला सकता था। मुझे खेद है, लेकिन मैंने उनसे मिलने की विनती की और महेश चंद्र की दुकान में हम मिले। देखो, मुझे पता था कि तुम्हें यह यकीन दिलाने के लिए एक स्पेशलिस्ट की राय काफी नहीं होगी कि यह चैलिस वैसा नहीं है जैसा इसे बताया जाता है। उन्होंने रुककर युवा आदमी की ओर झिझकते हुए देखा। मुझे बहुत अफसोस है, उन्होंने खेदपूर्वक कहा। मैं तो बस तुम्हें समझाकर उसे नकल के लिए ऊपर लाना चाहता था, और फिर लड़कियों ने बड़ी कृपा से हमारे लिए उसे चुरा लिया। प्रतीक भाई एक कुर्सी पर ढह गया और उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। यह मेरी समझ से बाहर है, उसने कहा। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। प्रोफेसर अपनी कुर्सी की ओर झुके और उनके बुद्धिमान विनोदी चेहरे पर एक बेहद दयालु भाव था। देखो, उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि किसी पारिवारिक व्यवस्था को भंग करूं, जहां कुछ बातें एक तय उम्र में बताई जाती हैं, और मैं यह भी समझता हूं कि यह विषय काफी संवेदनशील है जिस पर मैं बोलने जा रहा हूं। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ तथ्य बताना चाहूंगा जो मुझे ध्यान में आए, जैसा कि किसी बाहरी व्यक्ति को आ सकते हैं जो जीवन भर की किसी एक सोच से बंधा न हो। वे रुके और प्रतीक भाई ने ऊपर देखते हुए ध्यानपूर्वक उन्हें सुना। अगर मुझसे पूछें, प्रोफेसर ने कहना जारी रखा, तो मैं कहूंगा कि वह बहुत ही सुंदर वस्तु जो उस बक्से में है और जो पिछले लगभग 150 वर्षों से आपकी चैपल में थी, एक नकली चैलिस है। देखिए, वे अपने विषय में जोश के साथ बोले।
पुराने समय की अधिकांश योजनाएं साधारण और स्पष्ट हुआ करती थीं, खजाने को सुरक्षित रखने के सरल तरीके। मेरे विचार से वह नकली चैलिस, जैसा हम उसे कहेंगे, कई ऐसे नकली चैलिसों में से अंतिम है जो शायद डिजाइन में भी एक दूसरे से अलग थे। असली चैलिस हमेशा पृष्ठभूमि में छुपा हुआ रखा गया, लोगों की नजरों से दूर, जबकि यह दिखावे वाली वस्तु दर्शकों, चोरों आदि को दिखाने के लिए सामने रखी जाती थी। प्रतीक भाई ने गहरी सांस ली। मैं समझ रहा हूं, उसने कहा, और उसकी आंखों में आशा की एक झलक उभरी। आपका मतलब है कि असली चैलिस इतना मूल्यवान है कि उसे कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया गया? बिल्कुल, खासकर जब तुम्हारे महान देशभक्त क्रोमवेल जैसे लुटेरे आसपास घूम रहे हों, प्रोफेसर ने हल्की हंसी के साथ कहा। ऐसे उदाहरण 2-3 बार पहले भी हुए हैं। मैंने इस तरह की चीजों का अध्ययन किया है। दरअसल, उन्होंने जोड़ा, मैं शायद तुम्हारे अपने चैलिस का इतिहास तुम्हारे परिवार के बाहर किसी भी व्यक्ति से अधिक जानता हूं। उदाहरण के लिए, रिचर्ड द्वितीय के समय इसे चोरी हुआ बताया गया था और फिर रिस्टोरेशन के बाद भी ऐसा ही हुआ। लेकिन पटेल परिवार की जमीनें कभी भी क्राउन को जब्त नहीं करनी पड़ी, जैसा कि तब जरूर होता अगर असली चैलिस वास्तव में चोरी हो गया होता। रानी एनी ने एक और चार्टर दिया था जिससे उन्होंने तुम्हारे परिवार के पास असली चैलिस होने की बात को वैधानिक रूप से मान्यता दी। वे लड़के की हैरानी पर रुके और भैरवनाथ मुखर्जी मुस्कुराए। प्रोफेसर अपने देश के सच्चे सपूत हैं। वे हमारे देश और ग्रेट ब्रिटेन के बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं, उन्होंने टिप्पणी की। प्रतीक भाई कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। देखो, उसने कहा, अगर यह नकली चैलिस है जैसा कि आप कहते हैं, तो हम इन धूर्त चोरों को, चाहे वे जो भी हों, इसे क्यों न दे दें और बात यहीं खत्म कर दें। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने सिर हिलाया। यह नहीं चलेगा, उन्होंने कहा। सबसे पहले तो वे खुद प्याले को देखकर पकड़ लेंगे, जैसे हमने किया, और दूसरी बात, अगर जमीनें जब्त होने जैसी बात पर चर्चा तक नहीं हुई तो वे समझ जाएंगे कि उन्हें असली चीज नहीं मिली है, और वे तब तक शांत नहीं होंगे जब तक पा न लें। एथेल और जॉर्ज जैसे लोग बहुत ही हठी होते हैं। नहीं, हमारी पहली योजना ही एकमात्र उपाय है। हमें उस बड़े मछली को पकड़ना ही होगा। देखिए मिस्टर पटेल, प्रोफेसर ने धीरे धीरे कहा, जो कुछ भी मैंने आज सुबह आपको बताया है वह एक बुद्धिमान चोर के लिए पूरी तरह स्पष्ट होता। मेरा मानना है कि जिन लोगों से आपको निपटना है वे सुरुचिपूर्ण और परख रखने वाले व्यक्ति हैं। एक बार जब वे इस चैलिस को स्वयं छूते तो वे भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचते जिस पर मैं पहुंचा हूं। दुर्भाग्यवश इसका वर्णन कई प्राचीन लेखकों ने किया है। आधुनिक अपराधियों को ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने के मध्यकालीन अपराधियों की तुलना में कहीं अधिक अवसर मिलता है। मेरे प्रिय बूढ़े चिड़िया, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा, इतने मातमी मत बनो। वे अभी यह नहीं जानते, इस बात का भरोसा रखो। इस समय शायद दुनिया में केवल 5 लोग ही दूसरे चैलिस के अस्तित्व से परिचित हैं, और असली चैलिस के रहस्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें इस नकली चैलिस को बुलडॉग के बच्चे की तरह कसकर पकड़े रहना होगा। हां, मैं समझ रहा हूं, प्रतीक भाई ने धीरे से कहा। लेकिन असली चैलिस कहां है? क्या वह कहीं दफन है? प्रोफेसर ने अपना गला साफ किया। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में उन्होंने कहना शुरू किया, मुझे यह सुझाव देना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह बात मुझे पूरी तरह स्पष्ट प्रतीत होती है, यदि मध्यकालीन मानसिकता को ध्यान में रखा जाए, कि यह बात तुम्हें तुम्हारे 25वें जन्मदिन पर स्पष्ट रूप से बता दी जाएगी। प्रतीक भाई चौंक कर उठा। वह कमरा, उसने कहा। बिल्कुल। एक पल के लिए वह आश्चर्य में खो गया, फिर उसके चेहरे का भाव बदला और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो लगभग डर जैसा था। लेकिन बस इतना ही नहीं है, उसने भर्राई आवाज में कहा। यह स्पष्ट था कि यह विषय जो इतने लंबे समय से वर्जित रहा था उसके मन में चुभता रहा था, क्योंकि वह अब खुलकर बोल रहा था, उत्साह और लगभग राहत के साथ, जैसे वह अंततः अपनी संदेहों को व्यक्त कर पा रहा हो। पूरब वाले हिस्से में जो कमरा है, उसने गंभीरता से कहा, उसमें कुछ भयानक है। जानते हो भैरवनाथ मुखर्जी, शायद मैं पागल हूं,
लेकिन मुझे यह एहसास होता रहता है कि वह कोई साधारण संग्रहालय की वस्तु नहीं है। मेरे पूरे जीवन में मेरे पिता के ऊपर कुछ छाया रहा है। मेरा मतलब है, उसने खुद को व्यक्त करने की असफल कोशिश करते हुए कहा, उनके मन में कुछ है, कुछ ऐसा जो उनके मन से भी बड़ा है। और मेरे दादा भी वैसे ही थे। यह विषय कभी किसी से बोला नहीं गया है और मैंने भी आज तक किसी से इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन वहां कुछ है और वह कुछ अत्यंत भयानक और विस्मयकारी है। उसके बोलने के बाद एक क्षण का मौन छा गया और फिर प्रोफेसर खड़े हो गए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई संदेह है, उन्होंने शांत स्वर में कहा, कि असली चैलिस जो अंग्रेजी लाल सोने का बना हुआ है और शायद किसी व्यक्ति की हथेली जितना ही बड़ा है, उसका एक बहुत ही भयानक और प्रभावी रक्षक है। ये सारी बातें पहले से तय होती हैं, जैसा कि उस बूढ़ी महिला ने चर्च कांग्रेस में कहा था, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने टिप्पणी की। हर चीज का अंत होता है और हम निश्चित रूप से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में हमें एक और स्पेशलिस्ट की राय मिलने वाली है। मेरे मित्र इंस्पेक्टर जगत मोहन बहुत ही आनंददायक सज्जन हैं। वे पूरी चमक धमक और गैर सरकारी ढंग से आएंगे और हमें सट्टे की संभावनाएं बताएंगे। वह प्रतीक भाई के सामने एक आर्म चेयर में ढंस गए और एक सिगरेट जलाई। उनका मित्र बेचैनी से हिला। आज तो स्पेशलिस्टों का दिन है ना? उसने कहा। सुनो, मुझे प्रोफेसर पसंद आया। तुमने उसे इतनी देर तक छिपाकर क्यों रखा? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने हाथ फैला दिए। सिर्फ चालाकी, उन्होंने कहा, प्रभाव छोड़ने की मूर्खतापूर्ण इच्छा। और फिर तुम्हें याद रखना चाहिए, मैं तुम्हें ज्यादा अच्छी तरह जानता नहीं था। हो सकता था कि तुम ऐसे नौजवान न होते जिनके साथ वह घुल मिल पाते। इसके अलावा मिसेस पारिक, जो वैसे बहुत प्यारी वृद्धा हैं, और तुम्हारी आंटी पुराने स्त्री सुलभ खेल काटो खरोचो भागो में व्यस्त थीं, चाय की प्यालियों के बीच। लगता है बिना पुकार के झपटो तुम्हारी आंटी का आदर्श वाक्य था। प्रतीक भाई ने भौहें सिकोड़ लीं। आंटी दमयंती बेन, उसने कहा, वो तो अंकल जय के भाई आनंद के अनुसार प्रकृति की भूल थीं। मुझे याद है उन्होंने मुझसे कहा था, प्रतीक भाई, मेरे लड़के, कोई भी औरत पूरी तरह मूर्ख नहीं होती। बहुत सारे पुरुष उस उपलब्धि को पा लेते हैं, लेकिन औरतें नहीं। उस नियम का जो अपवाद है वह तुम्हारी आंटी दमयंती बेन है। उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं सोच रहा हूं उन्होंने मिसेज पारिक से क्या कहा होगा। जरूर कुछ अपमानजनक ही बोला होगा। शायद कुछ ऐसा कि पिलग्रिम फादर तो वैसे भी नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट थे। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने निर्णयात्मक लहजे में कहा, अपनी ऐनक ठीक करते हुए। लो सुनो, उन्होंने कान खड़े करते हुए जोड़ा। सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट। और अगर मैं गलती नहीं कर रहा वॉटसन, तो यही हमारा मुवक्किल है। वह जल्दी आ गया है। आम तौर पर उसे 6:30 बजे से पहले बाहर नहीं आने देते। उन्होंने उठने की जहमत नहीं ली, बल्कि प्रसन्नतापूर्वक चिल्लाए, आओ बिंग बॉय, कुंडी उठाओ और भीतर आ जाओ। इस आमंत्रण के बाद एक लंबा सन्नाटा छा गया। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी फिर चिल्लाए, सीधे अंदर आओ, यहां सब दोस्त हैं। अपनी हथकड़ी मैनेजमेंट द्वारा लगाए गए हुक पर टांग दो। बाहर गलियारे में एक पदचाप सुनाई दी और अगले ही पल कमरे का दरवाजा सावधानी से खोला गया, जिसमें से एक छोटा सा सफेद चेहरा और एक बिखरी हुई ट्रिलबी टोपी दिखाई दी। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी फुर्ती से खड़े हो गए। अवतार सिंह भाटिया, उन्होंने कहा, भागो, हटो, फूटो यहां से, यहां एक पुलिस वाला ऊपर आ रहा है। वो पीला और बदसूरत चेहरा एक कुटिल मुस्कान में बिखर गया। कोई बात नहीं, उसने कहा, मैं जमानत पर बाहर हूं, सारे कागजात सही सही साइन किए गए हैं। मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूं, कुछ ऐसा जो तुम्हें उछलने पर मजबूर कर देगा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी फिर बैठ गए। आ जाओ, उन्होंने कहा, पीछे से दरवाजा ध्यान से बंद कर लो, सीधे खड़े हो जाओ और अपने ऊपरी होंठ से अंडा पोंछ लो। वो मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैं चाहे तो मूंछें रख सकता हूं, है ना? मिस्टर अवतार सिंह भाटिया ने बिना किसी नाराजगी के कहा। वह कमरे में सरकते हुए आया और मोटर ग्रीस से कड़े हो चुके मैले टवीड के कपड़ों में एक लंबा ढीला शरीर दिखाई दिया। वह एक धीमी दिखावटी शान के साथ भैरवनाथ मुखर्जी की ओर बढ़ा। मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकता हूं, मैं आ सकता हूं, उसने कहा।
लेकिन इसकी कीमत एक 500 होगी। बिल्कुल वही जो हार्ले स्ट्रीट में कहते हैं, बस इतनी साफगोई नहीं होती। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने खुशी से कहा। क्या बेच रहे हो, गोलियां या अपने क्लब में मेंबरशिप दे रहे हो? अवतार सिंह भाटिया ने प्रतीक भाई की ओर अंगूठा इशारा किया। उसका क्या? उसने पूछा। कोई बात नहीं, यह है लॉर्ड हरी, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। कोई खास नहीं है, जारी रखो। क्या किस्सा है? मैंने एक 500 कहा था, अर्नी ने कहा और अपनी टोपी उतारी, शायद प्रतीक भाई के लिए सम्मानवश, जिसे उसके मित्र ने अचानक शाही उपाधि दे दी थी। ऐसे तो कभी दरवाजे दर दर काम नहीं मिलेगा, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने झिड़कते हुए कहा। अब अपना किस्सा सुना? अवतार सिंह ने प्रतीक भाई को आंख मारी। सारे शब्द जानता है ना? उसने कहा। अगर ये इतना ही होशियार होता जितना सोचता है तो आज सुबह मुझे पहचान लेता। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने ऊपर देखा। हे भगवान, तुमने बेंच चलाई, उन्होंने कहा। अगर ज्यादा होशियार नहीं रहे तो तुम्हारे कागजात बिल्कुल फाड़ कर रख दिए जाएंगे। अरे ठहरो ठहरो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। एक पार्टी को घुमाने ले जा रहा था, बस यही कर रहा था। अवतार सिंह का चेहरा निर्दोष अपमान से भरा हुआ था। और अगर तुम्हें कुछ जानना ही नहीं है तो मत जानो। मैं तुम्हें एक दोस्त समझकर बता रहा था और तुम तो रूखा व्यवहार करने लगे। उसने अपनी टोपी पहन ली। घास वापस लगाने की जरूरत नहीं है, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने शांति से कहा। तुम्हें काम पर रखा गया था, है ना? बिल्कुल, अवतार सिंह ने कहा। और मुझे लगा तुम एक 500 तो दोगे, यह जानने के लिए कि मुझे किसने रखा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने आह भरी। अगर तुम इतनी दूर सिर्फ ये बताने आए हो कि मनोज शाही मुझसे नफरत करता है, उन्होंने कहा, तो तुम मुझसे भी बड़े बेवकूफ हो। गूंगा दिन। गंगा दीन, रुडयार्ड किपलिंग की कविता 1890। गंगा दीन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कविता है जिसे रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। यह कविता ब्रिटिश सैनिकों के लिए पानी लाने वाले एक भारतीय जलवाहक भिश्ती की कहानी है जिसका नाम गंगा दीन है। कविता का कथावाचक एक ब्रिटिश सैनिक है जो शुरू में गंगा दीन का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंत में उसकी बहादुरी और निस्वार्थ सेवा से प्रभावित होता है। कविता की अंतिम पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। तू मुझसे बेहतर आदमी है गंगा दीन। अगर बात नाम रखने की है, मिस्टर अवतार सिंह भाटिया ने गुस्से से कहा, अपने निराशा को छिपाते हुए, तो मैं भी कुछ कम नहीं जानता। भैरवनाथ मुखर्जी ने चेतावनी देने के अंदाज में हाथ उठाया। चुप रहो, उन्होंने प्रतीक भाई की ओर इशारा करते हुए कहा। अभिजात वर्ग को याद रखो, बस यही है तुम्हारे पास बताने को? नहीं, और भी है। हां, निश्चित रूप से मनोज शाही ने मुझे रखा था, लेकिन वह किसी और के लिए काम कर रहा था। जब मैं कार को ट्यून कर रहा था, मैंने अपने कान खुले रखे और उसे बड़े आदमी के बारे में बात करते सुना। मैंने सोचा, कभी तो यह जानकारी काम आ सकती है। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की आंखें उनकी बड़ी ऐनक के पीछे झलक उठीं। अब तुम थोड़े दिलचस्प लग रहे हो, उन्होंने कहा। ये 500 लगेंगे, अवतार सिंह ने कहा। मनोज शाही जिसके लिए काम कर रहा था, उसका नाम जानने के लिए 500। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने अपने नोट कैश की ओर हाथ बढ़ाया। ये सस्ती कहानियां ही हैं जो तुम पढ़ते हो, उन्होंने बड़बड़ाया। हर बात 500 में सोचते हो। तुम्हारे पिताजी तो 250 में भी मान जाते। उन्होंने 5 नोट ताश के पत्तों की तरह उठाए। अब, उन्होंने कहा, बताओ। अवतार सिंह अब विनम्र हो गया। तुम सज्जन हो, उसने कहा, बस यही हो तुम, बड़े लोगों में से एक। तो सुनो, मैंने मनोज शाही को अपने किसी दोस्त से, जो शायद नया था इस धंधे में, कहते सुना, मुझे इसके लिए डेजी को जवाब देना होगा। ये उस समय की बात है जब हम वो बियर पी रहे थे जो तुमने बैग में छोड़ी थी। ध्यान रहे, मुझे पता नहीं था कि वो तुम हो जब तक तुम्हें कार में नहीं देखा। तुमने तो सब पर बाजी मार ली, वो सब पगला गए थे। द डेजी, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। क्या तुमको यकीन है? वही नाम था, मुझे याद है, क्योंकि निर्मल पांडे, जिसे लोग डेजी कहा करते थे, 2 साल पहले फांसी पर चढ़ा था, बॉम्बे में। ओह, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा और नोट थमा दिए। तो कार का धंधा कैसा चल रहा है? पहले जैसा ही शानदार।
मिस्टर अवतार सिंह भाटिया ने उत्साह से कहा। मैंने पिछले हफ्ते साल्ट लेक में एक जबरदस्त रिपेंट बेच दी। मेरे भाई ने राजा रहाट से उसे चुराया था। उसे गैराज में लाकर हमने सब कुछ बढ़िया बना दिया, रजिस्ट्रेशन बुक तक नकली, मगर मैं ही बेवकूफ निकला। जिसे मैंने बेचा एक आदरणीय गृहस्थ, उसने मुझे 2 नकली नोट पकड़ा दिए। लोग आधे समय तो बेईमान ही होते हैं। चुप, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। लो, जगत मोहन आ रहा है। अवतार सिंह ने जल्दी से नोट जेब में डाले और उम्मीद से दरवाजे की ओर मुड़ा। एक पल बाद इंस्पेक्टर जगत मोहन कमरे में प्रकट हुए। वह एक लंबा, थोड़ा पेट वाला, लेकिन बाकी जगह से दुबला सा आदमी था। हेलो, उन्होंने कहा, क्या तुम हमेशा दरवाजा खुला छोड़ते हो? फिर अवतार सिंह को देखकर उन्होंने ऐसे ही बेमतलब से लहजे में जोड़ा, ओ माई आंट! मैं तो अब निकल ही रहा था सर। सच में अवतार सिंह दरवाजे की ओर बढ़ चुका था। मैं यहां मिलने आया था, जैसे आप आए हैं, उम्मीद करता हूं, उसने मेजबान की ओर आंख मारते हुए कहा। भैरवनाथ मुखर्जी हंसे। पीछे से दरवाजा बंद कर देना, उन्होंने जोर देकर कहा, और हमेशा वाटरमार्क देखना याद रखना। क्या मतलब? इंस्पेक्टर जगत मोहन ने संदेहपूर्वक पूछा। लेकिन तब तक कार चोर की परछाई दरवाजे के पार हो चुकी थी और वे अकेले रह गए। भैरवनाथ मुखर्जी ने प्रतीक भाई का परिचय कराया और इंस्पेक्टर को व्हिस्की सोडा दिया। कोलकाता पुलिस से आए व्यक्ति ने कुर्सी पर पीठ टिका ली। तुम उस छोटे चूहे के साथ क्या कर रहे हो? उन्होंने पूछा, उस दरवाजे की ओर इशारा करते हुए जहां से मिस्टर अवतार सिंह भाटिया अभी गए थे। फिर प्रतीक भाई की ओर क्षमा याचना भरे स्वर में बोले, जब भी मैं इस आदमी से मिलने आता हूं, हमारी फाइल में दर्ज कोई अपराधी या तो रसोई में पी रहा होता है या दरवाजे की चटाई पर धूप सेक रहा होता है। इसका नौकर भी सुधरा नहीं है। संभल कर, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। लग्न नाम पवित्र है। और हां, मुझे बहुत खुशी है कि तुम आ गए, पुराने दोस्त, उन्होंने आगे कहा। तुम ही वो आदमी हो जिसकी मुझे जरूरत थी। क्या तुम्हें संयोगवश किसी अमीर, प्रभावशाली और अंडरवर्ल्ड के जानकार व्यक्ति के बारे में जानकारी है जिसे द डेजी कहा जाता है? 27 नवंबर 1928 को बॉम्बे में फांसी दी गई, कोलकाता पुलिस का आदमी तुरंत बोला। घिनौना मामला था। लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और पता नहीं क्या क्या हुआ था। मुझे वो फांसी याद है। उस दिन बारिश हो रही थी। गलत, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। फिर से सोचो, मेरा मतलब है उससे कहीं ज्यादा उच्च स्तर के व्यक्ति से। हालांकि, उन्होंने निराशा से जोड़ा, संभावना यही है कि वह भी एक शौकीन ही है। मैं डेजी नाम के 57 प्रकार के लोगों को जानता हूं, मिस्टर जगत मोहन ने कहा। अगर तुम इसे उपनाम की तरह इस्तेमाल करो तो, लेकिन वे सब मामूली दर्जे के हैं, बहुत ही मामूली। अब तुम असल में कर क्या रहे हो, या फिर ये कोई सरकारी रहस्य है? वह हंसे और प्रतीक भाई को यह शांत, घरेलू से दिखने वाले, मुस्कुराते घृ आंखों वाले आदमी से लगाव होने लगा। असल बात तो यह है, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा, मैं छोटा रास्ता ले रहा हूं, और जब उनके आगंतुक ने उलझन में देखा तो जोड़ा, लंबे रास्ते के विपरीत, अगर तुम मेरी बात समझ पा रहे हो। इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए एकदम शांत रहे। फिर उन्होंने आह भरी और अपना ग्लास नीचे रखा। तुम्हारे लिए मेरी सहानुभूति है, उन्होंने कहा। अगर तुम आग से खेलोगे तो किसी दिन जल जाओगे। मुझसे किस प्रकार की मदद की अपेक्षा कर रहे हो? तुम चिंता मत करो, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने पिछले प्रश्न की अनदेखी करते हुए कहा। मैं जरूर अपने गॉडसन के 21वें जन्मदिन पर मौजूद रहूंगा। 19 साल बाकी हैं, है ना? वह कैसा है? पहली बार इंस्पेक्टर का चेहरा उत्साहित हुआ। शानदार, उन्होंने कहा। तुमने जो मिकी माउस उसे भेजा था, वह हर रात उसे लेकर ही सोता है। वैसे, उन्होंने जल्दी से आगे कहा, तुम समझ रहे हो कि मैं यहां बिल्कुल अनौपचारिक रूप से आया हूं। हालांकि अगर तुमने अब तक वह चीज नहीं खोई है जिसकी तुम रक्षा कर रहे हो, तो क्यों ना उसे हमारे हवाले कर दो और यहीं बात खत्म कर दो। वह रुके। तुम्हारी दिक्कत, उन्होंने विचारपूर्वक कहा, यह है कि तुम अपने काम के प्रति बेहद जुनूनी हो। तुम खुद को मुसीबत में डाल दोगे। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी उठ खड़े हुए। सुनो जगत मोहन, उन्होंने कहा, तुम उतना ही अच्छी तरह जानते हो जितना मैं
कि 100 में 99 मामलों में पुलिस ही एकमात्र संस्था होती है जो किसी आदमी और उसकी संपत्ति की रक्षा कर सकती है। लेकिन उस 100वें मामले में जब प्रचार जानलेवा हो सकता है और जब एकमात्र उपाय किसी का पूर्णतः सफाया करना हो, तब निजी व्यक्ति को खुद ही कुछ करना पड़ता है। लेकिन मैं तुमसे जिस बारे में बात करना चाहता हूं वह यह है, वह जो सूटकेस वहां रखा है, देख रहे हो? उन्होंने एक साइड टेबल पर रखे नए फाइबर सूटकेस की ओर इशारा किया। उसे, उन्होंने कहा, अगले कुछ दिनों तक सुरक्षित रखना जरूरी है। उसके भीतर जो है उसकी अपनी कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे लंबे रास्ते वाले दोस्तों के एजेंट उसके पीछे पड़े हैं और अगर वो उनके हाथ लग गया तो एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय निधि खतरे में पड़ जाएगी। समझे मेरी बात? इंस्पेक्टर ने सोचा। आधिकारिक रूप से बोलूं तो, उन्होंने कहा, मैं यही कहूंगा, मेरे प्यारे महोदय, इसे किसी बैंक में या सेफ डिपॉजिट में या रेलवे स्टेशन के क्लोक रूम में रख दीजिए या मुझे दे दीजिए, मैं इसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। बिल्कुल, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा, लेकिन अगर तुम एक पुराने दोस्त के नाते निजी तौर पर बोलो जो इस मामले में गले तक डूबा हुआ है, तो फिर क्या कहोगे? तो फिर मैं उसके ऊपर बैठ जाऊंगा। इंस्पेक्टर ने संक्षिप्त उत्तर दिया। मैं इसे इस दरवाजे से बाहर नहीं ले जाऊंगा। यह जगह लंदन की सबसे सुरक्षित जगहों में से है। तुम एक प्रमुख पुलिस स्टेशन के ऊपर हो। मैं दरवाजे पर एक कांस्टेबल रख दूंगा, पुराने रोड्रिक्स के होटल में 2 और छत पर एक सादी वर्दी वाला। तुम पुलिस सुरक्षा किराए पर ले सकते हो, जानते हो? शानदार, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। प्रतीक भाई, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम यहां सूटकेस के साथ एक छोटी पुलिस फोर्स के घेरे में रहो और मैं सैंक्चुअरी जाकर ए डेजी के बारे में कुछ जानकारी निकालने की पूरी कोशिश करूं। प्रतीक भाई ने सिर हिलाया। मैं जो कहोगे करूंगा, उसने कहा। मैं पूरी तरह से तुम्हारे भरोसे हूं। एक बात है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन हैं। अगला बुधवार 2 तारीख है। सही, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। तो फिर 4 दिन। जगत मोहन, क्या तुम सुरक्षा व्यवस्था करवा सकते हो? बिल्कुल। इंस्पेक्टर ने टेलीफोन उठाया और 10 मिनट तक निर्देश देने के बाद उसे नीचे रखा। लो, हो गया, उन्होंने कहा। तुम्हें असंख्य सरकारी फॉर्म भरने से छुट्टी मिल गई। इसमें तुम्हारा कुछ खर्च तो आएगा, लेकिन शायद तुम्हारे लिए पैसा कोई मुद्दा नहीं है ना? वैसे, उन्होंने जोड़ा, क्या ऐसा कोई आदेश नहीं आया है जिसमें कहा गया हो कि तुम्हें अनाधिकारिक रूप से हर संभव सहायता दी जाए? भैरवनाथ मुखर्जी ने उन्हें चेतावनी भरी नजर से देखा और उन्होंने जल्दी से अपनी बात काट दी। शायद मैंने सपना देखा होगा, उन्होंने कहा। उन्होंने प्रतीक भाई की ओर उत्सुकता से देखा, लेकिन लड़के ने वह घटना नोट नहीं की थी। तो यह तय हुआ, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। मैं तब तक यहीं रहूंगा जब तक सारी व्यवस्था नहीं हो जाती और कल सुबह सैंक्चुअरी लौट जाऊंगा। तुम्हें यहां जो चाहिए सब मिलेगा प्रतीक भाई। उम्मीद है तुम्हारे पिताजी को कोई आपत्ति नहीं होगी? प्रतीक भाई मुस्कुराया। ओह, बिल्कुल नहीं, उसने कहा। उन्होंने तो पहली बार जब तुम्हारे बारे में सुना तभी से तुम्हें मान लिया, जो थोड़ी अजीब बात है, लेकिन फिर भी पूरा मामला ही समझ से बाहर है। अब तो हैरानी भी नहीं होती। इंस्पेक्टर उठ खड़ा हुआ और अपने दोस्त के पास आ खड़ा हुआ। ख्याल रखना, उसने कहा, 4 दिन बहुत कम होते हैं लेज इन कॉन्यूज के किसी चुने हुए स्पेशलिस्ट को पकड़कर उसके नाम के बाद पूर्ण विराम लगाने के लिए। और फिर उसने स्पष्ट गंभीरता से जोड़ा, मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ते हुए देखना बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने हाथ बढ़ाया। यह भावना तुम्हारे अच्छे चरित्र की गवाही देती है प्रिय मित्र, उन्होंने कहा। लेकिन उनके शब्दों की हल्केपन के नीचे एक नई गंभीरता थी और सींग के फ्रेम वाली ऐनक के पीछे उनकी पीली आंखें कठोर और दृढ़ थीं। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।